एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जावा प्रैक्टिकल पार्ट 5 एंड इससे पहले हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स में काफ़ी सारे स्टेटमेंट, सिंटेक्स, ये सभी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सो आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द डे नेम करेस्पॉन्डिंग टू डे नंबर गिवन बाय यूजर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जावा प्रोग्राम किस लिए लिखना है, तो यहाँ पर जो चीज हमें गिवन है, गिवन बाय यूजर, ये लाइन हमें बता रही है कि यहाँ पर यूजर इनपुट देने वाला है। तो जब भी हमें इनपुट एक्सेप्ट करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्कैनर क्लास, सो दैट हम यूजर से इनपुट एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, तो हमें यूजर क्या देने वाला है इनपुट में, यहाँ पर यूजर डे नंबर देने वाला है एंड हमें उस डे नंबर के करेस्पॉन्डिंग डे नेम प्रिंट करना होगा। इसका मतलब है यहाँ पर बेसिकली वीक डेज की बात हो रही है, मींस वीक में 1 to 7 डेज होते हैं, राइट। सो हमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबर देने हैं डेज को, एंड जो भी नंबर यूजर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डे नेम को प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, सो ये हमारा आज का प्रोग्राम है। सो अगेन सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है एंड खुद से ट्राई करना है। यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, ये आपके लिए हिंट है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास से इनपुट एक्सेप्ट करना है और फिर हमें स्विच स्टेटमेंट से ये सभी चीजें आगे प्रोसीड करनी है। ठीक है, सो आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड खुद से ट्राई करेंगे, फिर आप अपना सॉल्यूशन चेक करेंगे। ओके, सो कोडिंग देखने से पहले हम एक बार सिंटेक्स रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमें डेटा इनपुट में एक्सेप्ट करना है, मीन स्कैनर क्लास यूज करनी है, तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद जब मेन मेथड में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का यहाँ पर ये पर्पस है कि वही ऑब्जेक्ट एक्चुअल वैल्यूज को होल्ड कर पाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर system डॉट इन मेथड की हेल्प से इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो यहाँ से जो भी टोकन आता है, अगर आपको उसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो आप नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं, और अगर आपको उसे इंटीजर में चेंज करना है तो या तो आप इंटीजर डॉट पार्सेंट यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ, या फिर आप डायरेक्टली नेक्स्ट इंट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, सो अभी हम इस कोडिंग को डिटेल में समझेंगे जब हम एक्चुअल कोडिंग डिस्कस करेंगे। अभी हम एक बार सिंटेक्स देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्विच स्टेटमेंट का क्या सिंटेक्स होता है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको स्विच कीवर्ड के साथ स्टार्ट करना है, इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन देना है। सो देखिए, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये बेसिकली वो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू को मैच किया जाना है। सो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बेसिकली वो डे नंबर आएगा जो हमें यूजर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो हमें इसे मैच करना होगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे, जैसे केस 1, केस 2, इस तरह से हम 1 से लेके 7 तक वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। तो अगर 1 वैल्यू है तो हम मंडे प्रिंट करना चाहते हैं, 2 वैल्यू है तो हम ट्यूसडे प्रिंट करना चाहते हैं, इस तरह से हमें दिखाना है। ठीक है, एंड इस तरह से 1 to 7 तो हमने केस प्रोवाइड कर दिए हैं, बट हो सकता है कि यूजर 1 to 7 के अलावा कोई और नंबर दे, बट क्योंकि हमें पता है कि एक वीक में 7 डेज ही होते हैं, एंड अगर 7 के अलावा कोई वैल्यू आती है, 1 to 7 के अलावा और कोई भी वैल्यू अगर यूजर प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो रॉन्ग वैल्यू है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसके करेस्पॉन्डिंग ऐसी ही स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। ठीक है, वो हम कोडिंग में देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने एक्सप्रेशन लिखा था, कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करने के बाद हम हर एक केस को प्रोवाइड कर रहे हैं। केस कीवर्ड लिखने के बाद आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है, यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखनी है जो कब एग्जीक्यूट होंगी, जब ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन के साथ मैच करती है। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे स्टेटमेंट के बाद, और यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट लगाना नहीं भूलना है। ओके, क्योंकि इसी की वजह से हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसीड करता है प्रॉपरली। ओके, इसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट जब हम लिखेंगे लास्ट पार्ट, तब भी आपको ब्रेक लिखना होगा। ओके, एंड यहाँ पर प्रॉपरली कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज भी करेंगे। ओके, सो ये हमने सिंटेक्स डिस्कस किया है। चलिए अब एक्चुअल प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने यहाँ पर
जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है दैट इज़ प्रैक्टिकल सीरीज़, ये हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट है। सो इसी प्रोजेक्ट के अंडर अभी तक हम डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं सो दैट हम डिफरेंट जावा प्रोग्राम्स बना पाएँ, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 यहाँ पर बनाए थे। ये बेसिकली हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं जो हमने 3 डिफरेंट फाइल्स में बनाए हैं, ठीक है। तो आज का प्रोग्राम भी हम एक डिफरेंट फाइल में बनाने वाले हैं। तो फाइल बनाने का मेथड आपको पता है, आपको यहाँ पर पैकेज नेम पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू ऑप्शन में आपको जावा क्लास ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको जो भी जावा क्लास ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है, मीन्स आपको उसका जो भी क्लास नेम लेना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइक स्विच, एंड साथ ही हम स्कैनर क्लास भी यूज़ करने वाले हैं। एंड यस, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ स्विच लिखा है तो यहाँ पर दिखा रहा है द क्लास नेम इज़ नॉट वैलिड। तो देखिए, अगर आप ऐसा कोई भी नेम यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक आइडेंटिफायर है, मीन्स वो किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इंडिकेट करता है या फिर किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है जो जावा में पहले से डिफाइंड है, तो वो आपको एरर शो करेगा, ठीक है। यहीं पर अगर मैं एस कैपिटल कर दूँ सो यहाँ पर हमें एरर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं अभी एरर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जब हम स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें एस स्मॉल रहता है, तो अगर हम यहाँ पर एस कैपिटल लिख देंगे तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ये भी क्रिएट कर सकते हैं, इस नेम के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर हम 2 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं स्विच इनपुट, ठीक है। सो दैट हमें क्लैरिटी रहे कि यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ करने वाले हैं एंड हम इनपुट भी एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो ये हमारी क्लैरिटी के लिए है, ठीक है। I hope this is clear to you. इस तरह से हमारे पास क्लास बन गई है। अब क्योंकि ये सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हम यूज़ करने वाले हैं स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए पहले हमें उसे इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर पैकेज स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है। इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से हमने स्कैनर क्लास को java.util पैकेज से इंपोर्ट किया है सो दैट हम इसे यूज़ कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्लास स्टेटमेंट। इसके बाद अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमें लिखना होगा मेन मेथड, बिकॉज हम सारी स्टेटमेंट्स मेन मेथड में लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब भी जावा एप्लीकेशन रन करेगी तो मेन मेथड की स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगी। और हर जावा एप्लीकेशन को अगर आपको रन कराना है तो वहाँ पर मेन मेथड का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले मेन मेथड लिखना होगा। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन मेथड के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमने मेन मेथड लिखा है। फिर मेन मेथड में यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमें पता है कि स्कैनर एक क्लास है एंड कोई भी क्लास सिर्फ डेटा मेंबर्स और मेथड मेंबर्स होल्ड करती है, बट एक्चुअल वैल्यूज कहाँ पर स्टोर होती हैं? ऑब्जेक्ट्स में, राइट। सो इसलिए हमें यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हैं। user_input मैंने सिर्फ आपकी क्लियरेंस के लिए रखा है, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पर कुछ और वैलिड नेम आ रहा है माइंड में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये स्टेटमेंट किस तरह से लिखी गई है। तो देखिए ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जब भी आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए जब भी आपको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तब आप सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नेम, ठीक है। यहाँ पर क्लास का नेम लिखा जाएगा। इसके बाद स्पेस देने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम। ये ऑब्जेक्ट का नेम है, ये कोई भी वैलिड नेम हो सकता है, ठीक है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है। इसके बाद न्यू कीवर्ड लिखना है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स इस बात से भी कंफ्यूज होते हैं कि कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड का सिंपली मीनिंग ये है कि ये चीज़ ऐसे ही लिखी जाएगी। मतलब अगर मैंने लिखा है NEW और सारा स्मॉल में है तो आपको ये एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कीवर्ड, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है कंस्ट्रक्टर का नेम। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो चीज़ ऑलरेडी हम थ्योरी पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि स्कैनर
मीन्स यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर का नेम लिखा है, बट कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा वही होता है जो क्लास का नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर का नेम वही लिखा है जो हमारी क्लास का नेम है, ठीक है। इसके बाद अब ब्रैकेट्स में हमें क्या देना है, हमें देना है ऑब्जेक्ट में एक्चुअल क्या वैल्यू आने वाली है। तो क्योंकि हमें नहीं पता कि यूज़र क्या इनपुट दे रहा है, वो तो हम यूज़र से एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने एक मेथड यूज़ किया है system.in, ठीक है। तो बेसिकली हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें क्या वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं, जो टोकन हमें यूज़र की तरफ से इनपुट में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है system.out.print एंटर डे नंबर। तो ये हमने ऐसा क्यों प्रिंट किया है, बेसिकली ये स्टेटमेंट है जो हमें आउटपुट में शो करनी है यूज़र को, सो दैट यूज़र को पता चल पाए कि उसे यहाँ पर इनपुट देना है। सो यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं एंटर डे नंबर, तो यूज़र को पता चल पा रहा है कि हम डे नंबर मांग रहे हैं, तो वो इनपुट में डे नंबर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डे नंबर मिल गया है। अब वो क्या है, वो है एक टोकन। अब हमें उस टोकन को कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर इंटीजर ऑब्जेक्ट में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्विच में जो एक्सप्रेशन होता है उसके कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप ही एक्सेप्टेड होते हैं, तो कैर, इंट, ये सभी। सो यहाँ पर हमें इंट में उसे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसे इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसे समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है इंट डी। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सो बेसिकली डी एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है इंट, ठीक है। इसके बाद इस वेरिएबल की क्या वैल्यू आने वाली है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर हमने वैल्यू बताई है यूज़र इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। सो बेसिकली यूज़र इनपुट क्या है, हमें पता है यूज़र इनपुट स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो इनपुट एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पर जो इनपुट हमें यहाँ पर मिलेगा वो हमने नेक्स्ट इंट मेथड की हेल्प से, यहाँ पर नेक्स्ट इंट मेथड कौन सी क्लास का मेथड है, ऑफकोर्सली स्कैनर क्लास का, ओके। सो यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक मेथड है नेक्स्ट इंट, उसकी हेल्प से जो भी हमें टोकन मिला है उसे हमने इंटीजर ऑब्जेक्ट में चेंज किया है, ठीक है। तो ये जो भी हमें वैल्यू मिली है वो हमने किसको असाइन की है, डी वेरिएबल को, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एंड इसके बाद यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट प्रिंट की है एंड इसके बाद हमने यूज़र से जो इनपुट एक्सेप्ट किया है हमने उसको इंटीजर ऑब्जेक्ट में चेंज किया है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर फाइनली स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे सो दैट हम ये पता कर पाएँ कि जो हमें डे नंबर मिला है वो कौन से डे नेम के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं। सो देखिए स्विच स्टेटमेंट लिखने के लिए सबसे पहले आपको स्विच कीवर्ड लिखना होगा। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं वो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यूज़ को हमें मैच करना है। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू को मैच करना है, डी को, बिकॉज यहाँ पर डी क्या है, जो भी हमें इनपुट में मिला है हमने उसे इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और फिर वो वैल्यू किसको असाइन की है, डी वेरिएबल को। तो हमें यहाँ पर डी को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर ऑलरेडी उसको डिक्लेयर नहीं किया होता तो हमें यहाँ पर पहले डिक्लेयर करना होता, बट क्योंकि हम उसे ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं इसलिए हमें यहाँ पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो हमने इसे यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें डिफरेंट केस प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे केस कीवर्ड, उसके बाद सबसे पहली वैल्यू लिखनी है जिसे आप मैच करने वाले हैं। तो हमें पता है कि 1 to 7 कोई भी वैल्यू यहाँ पर वैलिड है, तो हम 1 to 7 सबसे पहले केस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर केस 1 है तो हम चाहते हैं कि डे नेम मंडे प्रिंट हो जाए। मीन्स अगर यूज़र ने वैल्यू दी है डे नंबर के लिए 1 तो उसका मतलब है कि डे नेम होना चाहिए मंडे, ठीक है। सो ये हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। इसके लिए आप सबसे पहले वैल्यू मेंशन करेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे system.out.println। मीन्स हमें ये प्रिंट करना है इसलिए हमने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है डे नेम मंडे। सो ये डे नेम मंडे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इसके करस्पॉन्डिंग ये चीज़ प्रिंट करनी है, ओके। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज किया है एंड देन सेमीकोलन लगाया है क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर लगानी है ब्रेक स्टेटमेंट, वो नेसेसरी है। ओके, इसके बाद अब हम सिमिलरली बाकी सारे केसेस लिख सकते हैं। लाइक केस 2 के लिए हम ट्यूसडे प्रिंट करेंगे, केस 3 के लिए हम वेडनेसडे प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसी स्टेटमेंट को कॉपी करते हुए और बाकी सारी स्टेटमेंट्स को लिख लेते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पर हमने बाकी केसेस लिखे हैं। सो सबसे पहले हमने 1 to 7 सभी वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं। 1 के करस्पॉन्डिंग मंडे, 2 के करस्पॉन्डिंग ट्यूसडे एंड सिमिलरली हमने 7 तक प्रोवाइड किए हैं सारे वैल्यूज़। इसके बाद क्योंकि 1 to 7 वो वैल्यूज़ हैं जो वैलिड हैं, लाइक डे नेम 1 to 7 ही वैलिड हो सकते हैं, बट अगर उसके अलावा कोई वैल्यू दी जाएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो इनवैलिड होगी। सो यहाँ पर उसके लिए हम लिखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, बिकॉज हो सकता है कि 1 to 7 के अलावा कोई भी वैल्यू प्रोवाइड की जाए। सो सभी को केस की फॉर्म में लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसे लिखेंगे डिफ़ॉल्ट के फॉर्मेट में। मींस अगर 1 to 7 के अलावा और कोई वैल्यू यूज़र इनपुट में प्रोवाइड करता है, उस केस में डिफ़ॉल्ट के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट दैट इज डे नंबर इज इनवैलिड, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में। ओके, सो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे एंड ये स्विच स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम अब अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी फाइल को, अपने जावा प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट अस रन इट। सबसे पहले हम इसे यहाँ पर जाकर सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप रन मेन्यू में जाएंगे एंड देन रन फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है हमें इनपुट देना है, सो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एंटर डे नंबर। सो हमें यहाँ पर कोई भी डे नंबर एंटर करना है। सो सपोज करते हैं हम यहाँ पर कोई एक ऐसा डे नंबर एंटर करते हैं जो इनवैलिड हो, जैसे सपोज 10। सो 10 हम जानते हैं 10 डे नंबर नहीं हो सकता, वो सिर्फ 1 to 7 ही वैलिड है। सो इसलिए यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट शो होना चाहिए, डे नंबर इज इनवैलिड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि हमने एक ऐसा डे नंबर दिया है जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का पार्ट था, बिकॉज यहाँ पर 1 to 7 जो भी हमने केस वैल्यू प्रोवाइड की उसमें से ये नंबर नहीं है। सो इसलिए कोई भी केस के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई है। यहाँ पर एक ऐसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग मेंशन थी, मीन्स डे नंबर इज इनवैलिड। ओके, अगर हमने यहाँ पर कोई वैलिड डे नंबर दिया होता 1 to 7 के बीच में, तो हमें उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर डे नंबर प्रिंट होकर मिल जाता। ओके, सो आज के प्रोग्राम में हमने सबसे पहले यूज़र से एक इनपुट एक्सेप्ट किया है डे नंबर, एंड उसी के करस्पॉन्डिंग स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने कंपेयर किया कि यहाँ पर कौन सा डे नंबर हमें मिला है और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा डे नेम हमें दिखाना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने दिखा दिया है। सो दिस वॉज द प्रोग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, so that was all for today. If you want to purchase all-in-one book or sample paper book for class 12 IT, the order links are given in the description. Students, ये जो प्रैक्टिकल सीरीज चल रही है इसमें आपको जो भी प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. So keep practicing. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.